वेलकम टू भग भग विद करण राजदान। आप भी सोच रहे होंगे नया अवतार क्या है। लेकिन सच तो यह है कि जब आप कोई खुफिया सस्पेंस डिटेक्टिव शो के बारे में बताने जाएं, जैसे कि तहकीकात है, तो फिर यही अवतार लेना पड़ता है। दरअसल ये चश्मा गोल्डी साहब ने जो सैम डिसिल्वा बने हैं ना तहकीकात में, वो बहुत कमाल का यूज किया था। वो हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि जब भी आपको किसी पे शक हो तो आप ये चश्मा पहनेंगे और जब आप बात को समझ जाए तो चश्मा उतार देंगे, और फिर कई बार ऑडियंस को गुमराह करने के लिए कि मुझे इस पे शक है, आप फिर से ये चश्मा पहन लेंगे। तो इस तरह के हमने हथकंडे अपनाए थे तहकीकात में। लेकिन गोल्डी साहब was not the first choice in terms of Sam De Silva, for the role of Sam De Silva. हुआ यूं कि मैं राइटर तो था ही, पहली बार दूरदर्शन ने मुझे प्रोड्यूसर बना दिया। तो जब प्रोड्यूसर बना दिया तो मेरा एक डायरेक्टर भी था, उसके साथ 2-3 सीरियल में कर चुका था। अब साहब कास्टिंग पे बात आई तो उसने कहा कि नए लोगों को लेंगे। तो मैंने कहा भैया नए लोगों को लेंगे तो मेरा सीरियल बिकेगा कैसे। तो उसने कहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। तो मैंने कहा मुझे 2 दिन का समय दो। मैं शेखर कपूर के पास गया, मैंने कहा बॉस क्या करें, मुझे चाहिए थोड़ी स्टार कास्ट, क्योंकि मार्केटिंग में सेलिंग में आसानी हो। शेखर ने कहा एक काम कर, मैं कर लेता हूं सैम डिसिल्वा का रोल, तू कर ले गोपी का रोल। जो अल्टीमेटली गोपी का रोल सौरभ शुक्ला ने किया। शेखर ने कहा तू वो रोल कर ले, हम दोनों जो है सेट पे भी रहेंगे, तो थोड़ा तेरे डायरेक्टर पे हमारा कंट्रोल भी रहेगा। मैं आया, मैंने अपने डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा परफेक्ट कास्टिंग हो गई है, शेखर कपूर एज सैम डिसिल्वा, मी एज गोपी द असिस्टेंट। तो उसने कहा नहीं शेखर तो ठीक है, यू आर नॉट राइट फॉर गोपी। तो मैंने छोड़ मार गोली, तुझे कौन चाहिए गोपी के रोल में, उसे ले लेते। आप विश्वास नहीं करेंगे उसने क्या कहा। वो सुन के मेरे कान जरा से हिलने लग गए। तो मैंने कहा गोपी के रोल में कौन चाहिए तुझे। उसने कहा सुभाष घई। सुभाष घई, आर यू क्रेजी। यह सुभाष जी अपनी फिल्मों में 30 सेकंड का रोल करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, हिचकॉकियन अपीयरेंस। तो मैं सुभाष जी को कैसे बोलूं कि 25-25 मिनट के 13 एपिसोड कर लो आप। कहते भाई देख ले, मुझे तो सुभाष घई चाहिए, शेखर कपूर एंड सुभाष घई। मैं शेखर के पास वापस गया, मैंने कहा पागल हो गया, इसको सुभाष घई चाहिए गोपी के रोल में। शेखर ने कहा वाकई कुछ गड़बड़ है, तो उससे रेजिग्नेशन लेटर ले ले, इसका फर्स्ट एपिसोड मैं डायरेक्ट करूंगा, पायलट, उसे पायलट एपिसोड कहते हैं फर्स्ट एपिसोड को। तो मैंने कहा शेखर ये सजेशन तो अच्छी है तेरी, लेकिन बर्बाद तो नहीं कर देगा, तू तो बड़ा महंगा डायरेक्टर है यार। कहता है आर यू क्रेजी, विल आई डिस्ट्रॉय माई फ्रेंड। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मैंने उससे रेजिग्नेशन लेटर ले लिया। अब हमने शुरुआत की कास्टिंग की। तो तब तक शेखर कपूर बैंडिट क्वीन शूट कर चुका था। तो उसने कहा गोल्डी अंकल को ले लेते हैं। गोल्डी अंकल मीन्स विजयानंद जी, वो शेखर के मामा, बड़े मामा चेतन आनंद, फिर देवानंद साहब, फिर गोल्डी साहब विजयानंद। तो मैंने कहा यार उनको हमने एक फिल्म मेरी, मैं बताना भूल गया, टाइम मशीन, वो कभी दुनिया के सामने आई नहीं, वो भी आधी कंप्लीट है, वो शेखर कपूर ने डायरेक्ट की थी और मैंने लिखी थी। उसमें गोल्डी साहब वाज प्लेइंग द साइंटिस्ट रोल। तो मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल परफेक्ट कास्टिंग। शेखर ने फ़ोन लगाया तो गोल्डी साहब ने कहा कि मैं लंदन में हूँ, मैं आता हूँ, मैं करण से सुनता हूँ। गोपी के रोल के लिए, क्योंकि वो बैंडिट क्वीन कर चुका था, उसने सौरभ शुक्ला
तो बोला कि सौरभ शुक्ला जो है वो दिल्ली में बेस्ड है, हम उसे बुलवा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हमने सौरभ शुक्ला को शिफ्ट कर लिया मुंबई, और हमने गोल्डी साहब को रोल सुनाया। ऑफ कोर्स गोल्डी साहब लव्ड मी, लव्ड माय स्क्रिप्ट टाइम मशीन। तो गोल्डी साहब फटाफट तैयार हो गए। अब साहब पायलट तो शूट हो गया। शेखर ने थोड़ी किफ़ायत में ही किया, मतलब उतनी भी नहीं, लेकिन उस ज़माने में कुछ लाखों लग गए थे उस पायलट को बनाने में। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 94। ठीक है, आई वॉज हैप्पी, द प्रोडक्ट वॉज गुड, पायलट बहुत खूबसूरत बना था। हमने पायलट दूरदर्शन को भेज दिया, और दूरदर्शन से ये ऑर्डर आया कि 3 और एपिसोड बना के इमीडिएटली भेज दो, ताकि टाइम स्लॉटिंग हो सके, यानी कि एक दिन और समय मुकर्रर हो सके कि तहकीकात कब से टेलीकास्ट होगा। मैं शेखर के पास गया, मैंने कहा शेखर 3 और एपिसोड बनाने हैं। कहता है यार वो मेरा बैकग्राउंड स्कोर नुसरत फ़तेह अली खान उस्ताद जी कर रहे हैं बैंडिट क्वीन का, तो मुझे कुछ लंदन या पता नहीं यूएस जाना पड़ेगा, वो वहाँ है, तो मैं तो नहीं डायरेक्ट कर पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो बैंडिट क्वीन कम्स फर्स्ट। मैं गया गोल्डी साहब यानी विजय आनंद यानी कि अपने हीरो के पास। मैंने कहा देखिए गोल्डी साहब, आपने तीसरी मंजिल बनाई है, आपने जॉनी मेरा नाम बनाई है, आपने ज्वेल थीफ बनाई है, ब्लैकमेल बनाई है, मतलब आपकी फिल्में देख देख के तो मैं बड़ा हुआ हूं, तो अब तहकीकात की जिम्मेदारी आपके साथ है। तो मेरी तरफ देखते रहे और मुझे कहते हैं कि अच्छा पहली स्क्रिप्ट तो तूने शेखर के लिए लिखी थी, कोई और स्क्रिप्ट लिखी है तहकीकात की? मैंने कहा हाँ लिखी है। कहता मतलब वो इंडिपेंडेंट लिख ली तूने अपनी मर्जी से? मैंने कहा हाँ। कहते मुझे सुना। मैंने स्क्रिप्ट सुनाई, देखते रहे मेरी तरफ। कहता है ये पहली स्क्रिप्ट से बेटर है जो तूने अपने दोस्त शेखर के लिए लिखी है। तो मैंने कहा गोल्डी साहब हो सकती है। कहता है तू डायरेक्ट करेगा तहकीकात। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं गोल्डी साहब, मुझे डायरेक्शन की एबीसी नहीं आती, मैं कहां से डायरेक्ट करूंगा तहकीकात? तो उन्होंने कहा ना, राइटर्स मेक गुड डायरेक्टर्स। अब साहब उन्होंने मुझे कन्विंस तो कर दिया, लेकिन मैं तो थर थर कांप रहा था। मगर क्या करता, प्रोड्यूसर था, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अब गोल्डी साहब के बाद किसी और के पास जाऊं और पता पड़े, बिकॉज क्या बजट में आता है, एक सर्टन बजट आता है हर सीरियल का। अब आप उससे ओवरशूट कर गए तो आप क्या करेंगे, तो लॉस में जाएंगे। तो अब जाके मैंने घर पे प्रिया से कहा कि अपनी पत्नी से कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं गोल्डी साहब। शी सेज यू आर ऑलवेज मेड टू बी अ डायरेक्टर, यू हैव द विजन, यू आर अ डायरेक्टर। अब साहब मैं फंस गया। अब साहब मैं निकल पड़ा डायरेक्ट करने। तो जब पहला हमारा शेड्यूल हुआ तो मुझे अपने कैमरामैन ने, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, कोई बड़े फेमस कैमरामैन है, मेरे कैमरामैन ने मुझे कहा नहीं जी नहीं, ए तुसी जंप नहीं कर सकते लाइन। तो मैंने कहा केड़ी लाइन, कौन सी लाइन भैया, मैं जंप नहीं कर सकता। वो इमेजिनरी लाइन होती है, लेफ्ट ऑफ कैमरा राइट ऑफ कैमरा। अगर आपने सीन यहाँ से शूट किया है तो फिर पूरा यहीं से करना पड़ेगा। आजकल ये होता है कि एक्सेस जंप होता है, उस जमाने में नहीं होता था। अब मुझे तो लेकिन एक्सेस का ही पता नहीं। अब मैं गोल्डी साहब की तरफ देखूं, विजयानंद जी की तरफ, कि मेरी मदद करेंगे, ये तो बहुत बड़े डायरेक्टर रह चुके हैं। वो जैसे ही देखे मैं उनकी तरफ देख रहा हूं, वो मुंह मोड़ ले। मैं अंदर से बहुत जल बुझ जाऊं कि यार मुझे डायरेक्टर बनाया, मुझे कहा मैं तेरी मदद करूंगा, और अब जो है मेरी मदद ही नहीं कर रहे, वो मुंह मोड़ रहे हैं। मैंने कैसे तैसे करके वो शेड्यूल खत्म किया और मैं भागा सुभाष घई के पास। मैंने कहा सुभाष जी ये एक्सेस क्या होता है? सुभाष जी ने मेरे को बताया कि इमेजिनरी लाइन होती है,
वो लेफ्ट ऑफ कैमरा, राइट ऑफ कैमरा एक्सेट्रा, एक्सेस जंप नहीं किया जाता है। पर तुझे जंप करना, किसी का क्लोज ले ले, ट्रॉली बैक कर ले, और कहीं कहीं समझ में आए तो जिस तरह कालीचरण फिल्म में मैंने किया, राउंड ट्रॉली लगा ले, कोई एक्सेस ही नहीं होता उसका। मैंने कहा ये भी कमाल है। चलिए साहब, इस तरह करते कराते मैं डायरेक्टर बन गया। जब तक 13 एपिसोड खत्म हुए तहकीकात के, तहकीकात टॉप पे चल रहा था। उसके बाद इतना पक गया मैं कि कोई नींद में जगा देना कि चल डायरेक्ट करना है, तो मैं नींद में डायरेक्शन कर दूं। क्योंकि 52 एपिसोड, 1 साल जो तहकीकात चला, उसमें मैं पूरी तरह पक गया एज ए डायरेक्टर। तो आपके सामने तो सिर्फ तहकीकात का एपिसोड आता है, और वो ट्यून तो याद ही होगी आपको, तहकीकात ये है तहकीकात। तो ये मैंने और शारंग देव ने बनाई थी। ऑफ कोर्स शारंग देव वाज माय म्यूजिक डायरेक्टर। और तहकीकात जब तक खत्म हुआ तब तक सौरभ शुक्ला एक हिट एक्टर बन चुका था। बैंडिट क्वीन तो बाद में आई। सो मुकद्दर बनते हैं बिगड़ते हैं, ये है मुंबई मेरी जान। That is how I turned writer, producer, director. ये तो आप जानते ही हैं कि मुझे कुछ बातों पे बहुत गुस्सा भी आता है। एक बात बताइए, जिस आदमी ने गाइड बनाई हो, विजय आनंद जी, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, जो मेरे सैम डिसिल्वा बने तहकीकात में, उस आदमी ने तेरे घर के सामने गाइड न जाने कितनी कमाल कमाल की फिल्में बनाई, और गाइड तो मतलब ऑस्कर्स के लिए गई। तो मुझे एक बात बताइए, उनके नाम पे कोई अवार्ड क्यों नहीं है? उनकी रिकग्निशन क्या है? Does anybody recognize our great directors? In the same league, there is राज खोसला। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके आए, वो कौन थी? मेरा गांव मेरा देश, मैं तुलसी तेरे आंगन की। मतलब गिनाता ही जाऊं मैं आपको फिल्में, और साहब आप कहेंगे वाह व्हाट अ ग्रेट डायरेक्टर, मेरा साया। इन सबको हम भूल क्यों गए हैं? उसी तरह कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनकी बात शायद मैं किसी और एपिसोड में करूंगा, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। बट ये 2 डायरेक्टर्स, एक और हैं दुलाल गुहा। दुलाल गुहा साहब ने दुश्मन जैसी फिल्म बनाई, दोस्त बनाई, और भी कुछ कमाल की फिल्में बनाई हैं उन्होंने। 2 अनजाने, अमिताभ बच्चन एंड रेखा जी, कोई याद नहीं करता है नहीं। वेस्ट में कोई 2 हिट दे दे तो उसके नाम पे स्टार्स बनते हैं हॉलीवुड में, और उन्हें कितना सम्मान दिया जाता है। यहां हमारे डायरेक्टर्स कमाल कमाल की फिल्में बना के हमें फिल्म मेकिंग सिखा के गए हैं। ये गोल्डी साहब की अगर आप तीसरी मंजिल देखें आज भी, एंड आई इंसिस्ट दैट if you are interested in cinema, the youth of today should watch तीसरी मंजिल, watch the background score of R.D. Burman, amazing. But these are our unsung heroes. I salute them, and I think our Indian film industry should salute them, should honor them, should have awards in their names. तो हमेशा की तरह अंत करते हैं एपिसोड का चचा जान के शेरों के साथ। भूल जाओ कि हम मिले थे कभी, दिल की राहों पे हम चले थे कभी। वो हकीकत नहीं थे, ख्वाब थे वो, जो बगीचे में गुल खिले थे कभी। आज फिर सेकते हैं इश्क की हम, आज फिर सेकते हैं इश्क की हम, भूल जाते हैं हम जले थे कभी। टूटकर बिखरे नजर आते हैं, टूटकर बिखरे नजर आते हैं वो के अपने जो हौसले थे कभी। हो गए राज तार तार वो सब प्यार के जो भी
सिलसिले थे कभी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो बेल आइकन बना होता है ना, उसे हल्के से टच करिएगा, तो जब भी भाग भाग विद करण राजदान का अगला एपिसोड आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह मेरी पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर रिलीज नहीं हो पाई और फिर किस तरह मैंने हवस और गर्लफ्रेंड बनाई। सो बी ट्यून्ड इन।